हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी साइंस टीचर आपके लिए 9th क्लास का सेकंड चैप्टर लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको नोट्स की पीडीएफ भी दूंगी, इसके साथ साथ एक एक करके टॉपिक भी अच्छे से क्लियर करती जाऊंगी और आपको ये नोट्स अपने कॉपी में नोट डाउन करने हैं और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। आपको इसको अपने बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। ओके, तो हम सबसे पहले ये जान लें कि जो चैप्टर है हमारा इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, सेकंड चैप्टर क्लास 9th का, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले, फिर मिक्सचर और टाइप्स देखेंगे, सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन देखेंगे, सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस एंड डिफरेंस देखेंगे लास्ट में मिक्सचर्स और कंपाउंड के बीच में। तो ये टॉपिक्स हैं, हम वन बाय वन करके क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम आगे के टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता दूं कि हमें पता है कि मैटर होता क्या है। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा है 9th क्लास के कि मैटर क्या है, कोई भी चीज़ जिसका मास होता है अपना और जो जगह घेरती है वो चीज़ हमारी होती है मैटर। तो हमारा जो मैटर है आसपास बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो वो एकदम प्योर तो होती नहीं है। तो उसमें चैप्टर में ही ऐसे था कि इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, तो इसी चीज़ को हम देखेंगे क्या प्योर होती हैं। नहीं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत क्या, आजकल तो ऑलमोस्ट ही सारी चीज़ें ही इम्प्योर ही आ रही हैं, प्योर तो है ही नहीं। तो फॉरगेट इट, हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें मेन चीज़ें हैं जो इस पूरे चैप्टर में पूरा मैंने निकाल लिया निचोड़, ताकि आपको बहुत ईजी रहे ये चैप्टर लर्न करने में। तो सबसे पहले मैटर क्या है? मैटर कोई भी चीज़, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। जो भी चीज़ उसका मास है और ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस को, जगह को घेर रही है, तो वो हमारा मैटर है। अब मैटर जो है उनको हम डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज में, और वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं हमारी? एक प्योर सब्सटेंस है और एक मिक्सचर्स है। तो प्योर सब्सटेंस से ही हमें नाम पता चल रहा है प्योर, एकदम एक ही काइंड के एलिमेंट से बनी हुई हो और उसमें कोई भी दूसरा एलिमेंट ना हो, एकदम प्योर हो जो चीज़ है ना। तो प्योर सब्सटेंस देख लेते हैं हम सबसे पहले। प्योर सब्सटेंसेस हमारे वो एलिमेंट्स और कंपाउंड हैं जो एक ही एलिमेंट से बने हुए होते हैं। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एंटिटी, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से बनी हुई होती है, चाहे एक ही उसमें एलिमेंट हो, ये कंपाउंड भी बन रहे हैं तो सारे इसमें एक ही चीज़ के हों। ठीक है, यस। तो मैं क्या बता रही थी आपको कि यहाँ पे प्योर सब्सटेंस जो हैं वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, और ये जो होते हैं प्योर सब्सटेंस वो सिर्फ और सिर्फ एक काइंड ऑफ एंटिटी से बनते हैं। और तीसरी बात कि इनको हम ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, और हमारे कंपाउंड्स भी हो सकते हैं प्योर सब्सटेंस में। तो जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हमारा हो गया एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, तो इन सब को हम ब्रोक डाउन नहीं कर सकते फर्दर, है ना। लेकिन जो हमारे कंपाउंड होते हैं जैसे कि वाटर हो गया H2O, ठीक है, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये क्या है? ये हम लोगों के हैं कंपाउंड। तो इनको हम और फर्दर तोड़ नहीं सकते, जबकि हम कंपाउंड को केमिकल प्रोसेस से तोड़ सकते हैं। वाटर के H2O को हम अलग कर सकते हैं, H को और O को। तो ये हैं हमारे इस तरीके से। तो इसमें ये कहा है कि दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंटिटीज़ बाय केमिकल और फिजिकल मेथड्स। तो सिर्फ ये किसके लिए है? ये सिर्फ एलिमेंट्स के लिए, कि एलिमेंट जो तोड़े नहीं जा सकते, बट जो कंपाउंड है वो तोड़े जा सकते हैं। ठीक है, आगे भी डिफरेंस में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी प्योर ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट जो है दे हैव अ फिक्स कंपोजिशन। अब ये फिक्स कंपोजिशन किसके बारे में बात आई है? ये आई है जैसे कि हमारे कंपाउंड्स के बारे में। जो कंपाउंड्स होते हैं H2O, है ना, तो ये क्या है? ये एक फिक्स प्रपोर्शन में ही मिलते हैं। ये H2O जो है इनकी सब हर जगह वाटर जो है वो इसी रेशियो में मिलता है, फिक्स कंपोजिशन मिलता है। ठीक है,
तो इस तरीके से ये है हमारे प्योर सब्सटेंसेस। और एग्जांपल के तौर पे एलिमेंट्स के मैं बता चुकी हूँ आपको, एल्यूमिनियम, कॉपर, जो एक ही एलिमेंट से बनता है और उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। जो कंपाउंड है हमारे जैसे वाटर, सॉल्ट, शुगर, ये सारे जो हैं उसको तोड़े जा सकते हैं फर्दर, है ना। और एग्जांपल इसमें डायमंड, कार्बन डाइऑक्साइड भी दे दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो मिक्सचर्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो हैं मिक्सचर्स इस तरीके से होते हैं कि जस्ट हम दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को जस्ट मिक्स कर दें, घोल दें, एक दूसरे में मिला दें, ठीक है। तो वो हमारे क्या होते हैं मिक्सचर्स। तो मिक्सचर जो है फॉर्म्ड होते हैं जस्ट मिक्सिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस such that each substance retain its own chemical identity। इस तरीके से कैसे भी हम उसको मिला दें, जैसे कि मैंने दाल ले ली, कंकड़ ले लिए, अब मैं क्या करूं, दाल को कंकड़ को एकदम हाथों से मिला दूं। अब नॉर्मली मैं इसको फिजिकली भी हटा सकती हूँ, नॉर्मली अलग कर सकती हूँ मिक्सचर्स को। तो इस तरीके से और केमिकल प्रोसेस से भी कर सकती हूँ, फिजिकल से भी कर सकती हूँ। तो ये हमारे होते हैं मिक्सचर जो जस्ट दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को जस्ट मिक्स करके फॉर्म होते हैं, वो हमारे कहलाए जाते हैं मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो मिक्सचर जो वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। होमोजीनियस हमारे वो मिक्सचर होते हैं जिनका पूरा कंपोजिशन सेम होता है, सेम कंपोजिशन होता है। जैसे मैं अगर शुगर सॉल्यूशन लूँ या लेमनेड सॉल्यूशन लूँ तो उसमें क्या है, लेमन, शुगर, सॉल्ट कहीं अलग अलग दिखते कि इनके पार्टिकल्स यहाँ है, यहाँ यहाँ है ना। सारा नींबू पानी दिखता है, इसमें अलग अलग कंपोजिशन दिखते नहीं। तो हम बोलते हैं होमोजीनियस में सेम कंपोजिशन होते हैं। जबकि हेट्रोजीनियस का एग्जांपल अगर मैं लूँ आपके लिए, तो जैसे अगर मैं इसमें पानी में सैंड मिला दूँ तो क्या होगा, सैंड जो एकदम नीचे बैठ जाएगी, है ना, और साफ आराम से अलग अलग दिखेगी कि ये सैंड है, ये वाटर है। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें सेम कंपोजिशन नहीं होती, जैसे सैंड और वाटर वाला एग्जांपल, तो ये हमारा हेट्रोजीनियस होता है। और शुगर सॉल्यूशन, लेमिनेट सॉल्यूशन वो हमारा होमोजीनियस होता है। अब हम देख लेते हैं इसमें कि मिक्सचर्स के जो दो टाइप्स हैं, इस होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, ये बाद में पढ़ते हैं। पहले हम जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे मिक्सचर की, पहले तो ये कि जो होमोजेनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजेनियस भी हो सकते हैं मिक्सचर, ठीक है। दूसरी बात कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मिक्सचर में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हम उसके अंदर डाल रहे हैं, जैसे कि मैंने कंकड़ डाले, है ना, और दाल डाली। अब मैं क्या है, इन कंकड़ों को उस दाल में से बीन सकती हूँ हैंड पिकिंग की हेल्प से। तो इनमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस है उनको रिटेन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, रिटेन किया जा सकता है, दोबारा उनकी पोजीशन में फिर से अलग अलग किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं होते। मिक्सचर्स हैं, फिजिकली इसको आराम से अलग किया जा सकता है, केमिकली भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं होते, ठीक है। फिर इसमें ये बताया है कि जो एलिमेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ, ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर इट डज़ नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग, बट जो मिक्सचर होते हैं इनके फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज़ किसकी, ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ मिक्सचर की। अब हम जो टाइप्स हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, इनको डिस्कस कर लेते हैं। जो टाइप्स हैं, एग्जांपल मैंने डायग्राम भी लिया है इसमें, जैसे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हैं। टू टाइप्स हैं मिक्सचर के, कौन से, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो मीन्स सेम, सेम कंपोजिशन जिसमें होता है उसको हम बोलते हैं होमो। और हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, जिसमें डिफरेंट कंपोजिशन होता है उसको बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें ले ली हैं, एक तो पानी वाला ले लिया है, इसमें सॉल्ट डाल दिया है, और एक हमारा मिल्क ले लिया है। तो जो हमारा, अब मिल्क में भी देखते हैं हम, ऊपर मलाई अलग से होती है और मिल्क अलग से होता है। तो इस मिल्क को हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन मिक्सचर के पार्ट में डालेंगे, और ये वाला जो है हमारा एग्जाम्पल, इसको हम होमोजीनियस में डालेंगे, क्योंकि इसका जो कंपोजिशन है एकदम सेम है, कहीं अलग अलग दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को डीपली देख लेते हैं। तो होमोजीनियस का मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो मिक्सचर
जिसके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, पूरे मिक्सचर जो है एक जैसा लगता है ना, थ्रू आउट, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल जैसे शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। और हेट्रोजीनियस जो होता है हमारा मिक्सचर, वो होता है जिसमें कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, सारे जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग कंपोजिशन उनका होता है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहलाता है। और ये मिक्सचर जो कंटेन करता है फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, मतलब अलग अलग पार्ट उसके दिखाई पड़ते हैं, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मिक्सचर ऑफ सॉल्ट आयरन फीलिंग ले लिया, या सैंड एंड शुगर का मिक्सचर ले लिया, या हम इसमें दूध का भी ले सकते थे, जैसे ऊपर डायग्राम में बना हुआ था। मिल्क भी एक हमारा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन ही होता है, मिक्सचर ही होता है। ठीक है, अब हम जब पढ़ ही रहे हैं तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस देख लेते हैं। वैसे तो सबको पता ही होगा क्योंकि 9th क्लास में आ चुके हैं, फिजिकल केमिकल चेंज तो ऑलमोस्ट ही सबको पते होंगे। जो फिजिकल चेंज होते हैं वो चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं ऑलमोस्ट, है ना, और केमिकल चेंजेस वो होते हैं जो इरिवर्सिबल है, जो अपनी पुरानी पोजीशन पे नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो फिजिकल चेंज में वो सब्सटेंस होते हैं जबकि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि शेप, साइज़, कलर, स्टेट, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, ये फिजिकल की बात हो रही है, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता, वो कहलाए जाते हैं हमारे फिजिकल, जिसमें कि कोई चेंज नहीं आता, उनके शेप में, कलर में, स्टेट में, सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं आता, और वहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, तो वो हमारे चेंज कहलाए जाते हैं फिजिकल चेंज। एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस या बॉइलिंग वाटर। हम पानी को अगर मेल्ट करवाएं, आइस को जो है अगर हम मेल्ट कराएं तो पानी में चेंज आती है ना, तो यहाँ पे स्टेट तो चेंज हो रहा है, बट जो पानी हमने आइस बनाया था जस्ट वही तो फिर से पानी बन रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो ये वाला जो चेंज कहलाया जाएगा हमारा, वो फिजिकल चेंज कहलाया जाएगा। जबकि अगर हम देखें वो सब्सटेंस, अगर हमने कोई सब्सटेंस लिया और उसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं और उसमें नए सब्सटेंस भी फॉर्म्ड हो रहे हैं, और सारी प्रॉपर्टी जो है नए सब्सटेंस फॉर्म्ड होने के बाद सारी चेंज हो जा रही है, तो इस टाइप के जो चेंज होते हैं हमारे, वो केमिकल चेंज होते हैं, जिसमें कि कलर, स्टेट, साइज़, शेप, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और नया सब्सटेंस बन के तैयार होता है। ठीक है, तो वो हमारा होता है केमिकल चेंज। और एग्जांपल के तौर पर बर्निंग ऑफ वुड और पेपर, या सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा होना, दही बनना, पेपर का जलना, कैंडल का जलना। अब देखो जो कैंडल का जलना है, ये दो टाइप के चेंज इसी में खुद आ जाते हैं। जैसे मेल्टिंग हो रही है वैक्स की, तो फिजिकल चेंज है, क्योंकि फिर से जो मेल्ट हुई है वैक्स, उसको हम दोबारा से कैंडल बना सकते हैं। बट जो बर्निंग हुई है कैंडल की, है ना, जो धागा जला हुआ है, तो वो हमारा केमिकल चेंज है। तो अपने आप में बर्निंग ऑफ कैंडल जो है, कैंडल है ना, कैंडल का जलना जो है, वो फिजिकल केमिकल दोनों का चेंज आएगा। तो आपको याद कैसे रखना है, फिजिकल केमिकल जो रिवर्स हो जा रही हैं और न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो तो हमारे फिजिकल चेंजेस हैं। और वो सब्सटेंस जो कि केमिकल चेंज बना रहे हैं, नया सब्सटेंस बना रहे हैं, अपना प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहे हैं, और स्टेट, कलर, शेप, इन सब चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, तो वो हमारे फिजिकल चेंज हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। पॉइंट वाइज पॉइंट कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो अब इनके डिफरेंस भी देख लेते हैं कि जो हमारा फिजिकल चेंज है इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ऊपर ही बता दिया था आपको। फिर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की, सब्सटेंस की, वो रिटेन हो सकते हैं। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है, कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एलिमेंट्स यूज़ करेंगे किसी चीज़ को बनाने के लिए, तो वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी काम होने के बाद भी फिर से वापस उनकी पहले वाली नॉर्मल पोजीशन में लाई जा सकती हैं, उसको हम बोलते हैं रिटेन करना। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रिटेन बैक कर जाती हैं। जैसे मैंने आपको कैंडल, वो वैक्स जो है उसका पिघलना बताया, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अब क्या, जो मेल्ट हुई वैक्स है इसको मैं फिर से कैंडल बना सकती हूँ, तो ये हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है ना।
तो आप इसको ध्यान रखना, फिजिकल चेंज में सिर्फ मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, बर्निंग ऑफ कैंडल नहीं है। बर्निंग ऑफ कैंडल में प्रॉपरली केमिकल चेंज आएगा, ठीक है, इसको याद रखना। अब नेक्स्ट, चेंज डज नॉट इन्वॉल्व लॉस और गेन ऑफ हीट, ना इसमें हीट का गेन होता है ना ही हीट का लॉस होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। जबकि इस वाले में केमिकल चेंज में लॉस भी होता है हीट का और गेन भी होता है हीट का, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और फिजिकल चेंज में जनरली रिवर्सिबल होते हैं ये चेंजेस हमारे, और केमिकल चेंज जो है जनरली इरिवर्सिबल, दोबारा अपनी पोजीशन पे अपने स्टेट में अपने कलर में वापस नहीं आ पाते, वो हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं। अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशंस हमारे कौन से होते हैं, तो सॉल्यूशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम। सॉल्यूशन हमारा एक होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का। जैसे कि लेमनेड ले लें अगर हम, तो लेमनेड में चीनी डाली, पानी डाला, नींबू डाला, ये क्या है, अब जो मिक्सचर बन के तैयार होगा वो पूरे ही लेमनेड जो नींबू पानी है वो हर जगह से किसी भी ग्लास में डालो आप, एक जैसा ही नींबू पानी होगा, तो वो होमोजेनियस किस तरीके से है, सेम कंपोजिशन का दिखा रहा है ना। तो सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं दो या दो से अधिक सब्सटेंस के। अगर हम अब प्रॉपर्टीज़ देखें इनकी, तो सॉल्यूशंस की बात हो रही है तो इनकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। इनके जो पार्टिकल्स हैं वो 1 नैनोमीटर के बराबर होते हैं, और ये अगर मीटर में बात की जाए तो 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हम इनको अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, हमें इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इनके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये टिंडल इफेक्ट भी नहीं शो कर पाते, ना ही बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर पाते। बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है जैसे मैंने इस सोल्यूशन में से एक लाइट पास करवाई टॉर्च से, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर नहीं कर पाएंगे, फैल नहीं पाएंगे, हटा नहीं पाएंगे इनके पार्टिकल्स को, तो वो हमारे कहलाए जाते हैं, ये प्रॉपर्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर नहीं कर पाते बीम ऑफ लाइट को, क्योंकि इनके जो पार्टिकल साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। और जब स्कैटर नहीं कर पाते तो टिंडल इफेक्ट भी वो शो नहीं कर पाते। टिंडल इफेक्ट होता ही यही है कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करना, उसको ही हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं कभी भी सेटल डाउन नहीं होते। अगर हम इसको आराम से रेस्ट पोजीशन पे भी रख दे, अगर हम लैमिनेट को आपने देखा है, तो फिर भी इसके जो पार्टिकल हैं वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते, नीचे जमते नहीं है, हमें दिखते नहीं है कि चीनी दिखाई दे रही है यहाँ पे, नींबू दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देता, ठीक है। हमेशा जो है कभी भी सेटल डाउन नहीं होते उनके पार्टिकल। और फिर लास्ट जो है इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूशन के, इसको हम सेपरेट भी नहीं कर सकते। नींबू पानी जैसे लिया एग्जांपल के तौर पर और मैं छलनी से छान दिया, तो हाँ नींबू के जो बड़े बड़े कण होते हैं थोड़े पॉइंट से होते हैं वो तो आ जाते हैं, बट उसके बाद वो फिल्टर करने पे उसकी ना चीनी अलग होती है, ना नींबू अलग होता, ना नमक अलग होता, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ हमारी सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन में जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए हैं तो इनके कंपोनेंट्स भी देख लेते हैं। तो जो सॉल्यूशन है हमारे, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। जो सॉल्वेंट होता है वो बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि मैं पानी में डालूँ चीनी, तो पानी में चीनी डल रही है तो यहाँ पानी क्या है, ज़्यादा मात्रा में होगा तो वो सॉल्वेंट होगा, और जो सॉल्यूट है वो कम मात्रा में होगी, मतलब चीनी यहाँ सॉल्यूट होगी, ठीक है। आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। देखिए यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसकी स्पेलिंग बड़ी लग रही है ना, सॉल्वेंट, तो ये बड़ी मात्रा में पाया जाएगा। सॉल्यूट छोटा सा लग रहा है तो ये छोटी मात्रा में पाया जाएगा, कम मात्रा में पाया जाएगा। तो यहाँ से भी देख लेते हैं, जो सॉल्वेंट है कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, वो कंपोनेंट सोल्यूशन का जो कि दूसरे वाले कंपोनेंट को अपने अंदर घोल लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। मतलब यूजुअली ये जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में पाई जाती, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व होती हैं, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होती हैं, और ये लेसर क्वांटिटी में पाई जाती हैं, ठीक है।
तो बता दिया मैंने आपको ये। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जो है हमारे, वो किस किस टाइप के होते हैं। तो एक्वस सोल्यूशन होता है, नॉन एक्वस सोल्यूशन होता है, ट्रू सोल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशंस। और जो सोल्यूशन है ये तो नेक्स्ट पॉइंट वाइज है कि जो सोल्यूशन है कैन बी डाइल्यूट भी किया जा सकता है, किसी सोल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट भी किया जा सकता है। डाइल्यूट का मतलब उसको और पतला भी बनाया जा सकता है, कॉन्सेंट्रेट मीन्स उसको और गाढ़ा भी बनाया जा सकता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कितनी अमाउंट है सोल्यूट की और सॉल्वेंट की। मतलब सॉल्वेंट अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो वो डाइल्यूट होगा, और सोल्यूट ज़्यादा अमाउंट में है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फिर से हम चीनी और पानी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर पानी में पानी लिया मैंने आधा ग्लास और चीनी ली मैंने 1 चम्मच, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? वो बहुत डाइल्यूट होगा, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। मैं एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, याद रखना, ठीक है। फिर जो है अगर मैं यहाँ पे पानी लूँ थोड़ा सा, 1 चम्मच 2 चम्मच मैंने पानी ले लिया और मैंने चीनी डाल दी 4 चम्मच, तो यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन होगा? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब एक एक करके पढ़ लेते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन क्या है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या है। एक्वस सॉल्यूशन हमारा वो सॉल्यूशन है जिसमें कि वाटर सॉल्वेंट होता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में वाटर पाया जाता है। एग्जाम्पल, जब हम सॉल्ट में पानी में सॉल्ट डालें, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन में जस्ट इसका उल्टा होगा कि जो वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल मतलब कुछ और चीज़ सॉल्वेंट होगा अगर वाटर सॉल्वेंट नहीं है तो। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फेट, इसमें सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है नॉन एक्वस सोल्यूशन का। अब ट्रू सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट में। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने पानी लिया, पानी में मैंने चीनी डाली, नींबू डाला, जो हमारा लेमनेड है नींबू पानी, वो ट्रू सॉल्यूशन होता है क्योंकि उसके हर एक पार्टिकल्स जो हैं सॉल्यूट के वो घुल जाते हैं पूरी अच्छी तरीके से किसमें? सॉल्वेंट में, तो वो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा वो सॉल्यूशन होता है जो कि देखो ऐसे याद कीजिए, सैचुरेटेड इंपॉर्टेंट भी है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स फुल, ओके, अनसैचुरेटेड मीन्स मतलब फुल नहीं है। तो सैचुरेटेड जो है मतलब अब इसके अंदर और अब जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, अब और खाना नहीं खा पाएंगे, तो इसमें भी ये कि सैचुरेट हो चुका है, इसका मतलब इसमें और ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल डिज़ोल्व नहीं हो सकते जितने टेम्परेचर दिया हुआ है। मतलब कि अगर मैं 1 गिलास पानी लूँ और उसमें मैं 1 गिलास ही मैंने इसमें चीनी डाल दिया, ठीक है, तो क्या है, अब मैं क्या, ये 1 गिलास तो घुल जाएगी, बट इसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि अब इसमें चीनी और घुल ही नहीं पाएगी, चीनी के जो कण हैं वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है कि और ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल इसमें डिज़ोल्व नहीं हो सकते सॉल्यूशन में, तो वो सॉल्यूशन कहलाया जाता है सैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड जस्ट इसका उल्टा है कि वो सॉल्यूशन जिसमें कि और ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल डिज़ोल्व हो सकते हैं जो टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें, ठीक है। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हमारा हो गया। और कॉन्सेंट्रेशन का तो तरीका मैंने आपको बताया ही था। सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड कैसे कर सकते हैं, मतलब हाई अमाउंट में क्या हो, सॉल्यूट पार्टिकल्स हो, और कम अमाउंट में क्या हो, सॉल्वेंट पार्टिकल हो। तो इसी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो होता क्या है कि कितना उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने उसके सॉल्यूशन में, राइट। ऑल्सो जो अमाउंट है सॉल्यूट की कितनी डिज़ोल्व हो रही है किसी भी सॉल्वेंट में, वो उसका कहलाया जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कितना अमाउंट सॉल्यूट पार्टिकल्स का कितने सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो रहा है वो उसका होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इस कंसंट्रेशन को नापने के अलग अलग तरीके हैं, वेज हैं रिप्रेजेंट करने के। तो हम देखते हैं इसमें वेज कौन कौन से हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के। तो ये वेज दे रखे हैं, एक तो है हमारा मास बाय मास
परसेंटेज, दूसरा है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। जब मास बाय मास परसेंटेज बोला है तो देखिए हमें मास लेना है किसका, सॉल्यूट पार्टिकल का, ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल का। और जब हम नीचे भी मास वाले ही परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो यहाँ मास लेना है सॉल्यूशन का, ठीक है, और इनटू कर देना 100 से। सेम अगर हम यहाँ बात करें, जब हम मास बाय वॉल्यूम ले रहे हैं तो ऊपर हमें मास लेना है सॉल्यूट का, नीचे हमें लेना है वॉल्यूम सॉल्यूशन का और इनटू कर देना है 100 से। तो इस तरीके से हम तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के कंसंट्रेशन को। अब हम देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी होती है घुलनशीलता, कि कितनी उसमें घुलने की पावर है किसी भी सॉल्वेंट में, उसको हम बोलते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी शोइंग द एबिलिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की वो क्षमता कि जो कि एक सॉल्यूट है कि वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए। जैसे इसमें बोला है सॉल्युबिलिटी, आप जानते हो सॉल्यूबल, सॉल्यूबल क्या होता है, घुल गया, सॉल्युबिलिटी एबिलिटी है ना, घुलने की एबिलिटी। तो वो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स में कितनी एबिलिटी है कि वो सॉल्वेंट में घुल जाए उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। और इसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर कितना अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकता है, ये हम मेजर कर सकते हैं इस तरीके से। और नेक्स्ट है कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, मतलब एक बार हमने डाला, 2 बार हमने डाला, एक टाइम ऐसा आएगा कि अब उसमें घुलना बंद हो जाएगा वो सॉल्यूट टू सॉल्वेंट में, तो वो जो पोजीशन आ जाती है वो आ जाती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की पोजीशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब घुलनशीलता को या बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, किस तरीके से, कौन कौन से होते हैं। तो देखिए आपने घर पे भी अपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर आप चीनी घोलते हैं और जल्दी घोलना चाह रहे हैं तो आप क्या करते हैं, फटाफट से उस पानी को थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर देते हैं ताकि जल्दी घुल जाए, है ना। नींबू पानी जब बनाते हैं ज़्यादातर लड़कियां ऐसे करती हैं। तो यहाँ पे भी यही है, इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का घना संबंध है, इस तरीके से कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर क्या करता है, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करता है जब जब उसमें टेम्परेचर बढ़ता है। और जो सिचुएशन होती है गैसेस के लिए पर अलग होती है थोड़ी सी। जब जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो जो गैसेस हैं वो सॉल्यूबल कम होती हैं। गैसेस का अलग है, सॉलिड का अलग है, सॉलिड लिक्विड का अलग है, लेकिन किसका, गैसेस का थोड़ा अलग है, ठीक है। तो गैसेस के लिए अगर बात की जाए तो वो लेस सॉल्यूबल हो जाती हैं, और वाटर की बात की जाए तो वो मोर सॉल्यूबल हो जाती हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। अब प्रेशर की बात की जाए अगर, तो जो प्रेशर है सॉलिड और लिक्विड के लिए देखें, सॉलिड लिक्विड अगर हमारा सॉल्यूट है तो जो प्रेशर है वो अफेक्ट नहीं करता सॉल्युबिलिटी को। प्रेशर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, किसके लिए, सॉलिड और लिक्विड के लिए, लेकिन गैसेस के लिए करता है। जैसे जैसे हम सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं गैस की, वैसे वैसे प्रेशर भी गैस का बढ़ता है, ठीक है। तो ये थे हमारे अफेक्ट्स जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स उनके बारे में। अब हम देख लेते हैं सस्पेंशन, जो सॉल्यूशंस को हम पढ़ चुके हैं, अब हम सस्पेंशन देख लेते हैं। तो सस्पेंशन कैसा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्यों है पता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स साइज़ होता है सॉल्यूट के वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि सैंड हो गया, है ना, और वाटर हो गया। तो जो सैंड है वो क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है ना। तो नीचे बैठ गई और इसके पार्टिकल इतने बड़े बड़े हैं, तो ये कैसा मिक्सचर होगा, होमोजीनियस तो है नहीं और सेम कंपोजिशन तो है नहीं, तो ये हेट्रोजीनियस होगा, है ना। तो हमारा सस्पेंशन क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें कि सॉलिड पार्टिकल्स डिज़ोल्व नहीं होते, पूरे मीडियम में कहीं पर भी डिज़ोल्व नहीं होते, वो नीचे और बैठ जाते हैं, ठीक है। तो सस्पेंशन जो है ज़रूरी नहीं है कि पूरे हेट्रोजीनियस मिक्सचर में बैठे, बट मैं यहाँ पे जो एग्जांपल दे रही हूँ वाटर और
सैंड का दे रही हूँ, इसीलिए नीचे बैठेगी ये सैंड, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर मिल्क और उसकी बात की जाए तो ऊपर तैरती है ना क्रीम, नीचे नहीं बैठती, तो अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग डिपेंड करेगा वो। तो यहाँ पे मेन चीज़ है हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। दूसरी चीज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, उसको हम आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के, वो स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को, और जब स्कैटर करता है कोई बीम ऑफ लाइट को तो वो हमारे टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं। इसका मतलब सस्पेंशन है, इसके जो पार्टिकल हैं वो टिंडल इफेक्ट को भी शो करते हैं। अब इसके जो पार्टिकल साइज है वो बड़े बड़े हैं, तो इसका मतलब वो आसानी से फिल्टर हो सकते हैं, तो इनको आराम से हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से। अब हम कोलोइडल सॉल्यूशन की बात, हाँ एक और बात कि इनके जो पार्टिकल साइज होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। अब आते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन पर। जो कोलोइडल सॉल्यूशन है ना, इनका जो साइज़ है वो हमारे सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का साइज़ होता है, ठीक है। इतना याद रखना, मतलब सॉल्यूशन से तो बड़ा लेकिन सस्पेंशन से छोटा साइज़ होता है हमारे कोलोइडल सॉल्यूशंस का। तो कोलोइडल सॉल्यूशन भी हमारा एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर ही होता है। मैंने एग्जांपल आपको बताया था मिल्क, ये हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है। ये भी हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, जो कि एक जो है टिंडल इफेक्ट भी शो करता है, और साथ साथ ये हमारा इसके जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल साइज जो है इनके बीच में होता है, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में, तो स्कैटर भी करते हैं बीम ऑफ लाइट को, टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं स्कैटर करते हैं तो, ठीक है। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स। स्कैटर जो करती है ना लाइट, जो है जब इनके सॉल्यूशन के बीच में जाए तो जो पार्टिकल्स हैं उनके पार्टिकल्स को वो स्कैटर कर दें। लाइट जब जाए होती हुई पार तो वो उसको स्कैटर कर दें, तो ये जो होता है हमारा टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है। और सबसे अच्छा जो टिंडल इफेक्ट वो सस्पेंशन में होता है, उसके बाद जो है कॉलॉइड्स में होता है। तो ये टिंडल इफेक्ट देख रहे हैं यहाँ पे हम डायग्राम बनी हुई है, हम तब भी इसको एब्जॉर्व कर सकते हैं। पता है जब फॉरेस्ट है, बहुत घना जंगल है और कहीं कहीं से रेज आ रही हूँ लाइट की, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि लाइट आ रही है तो उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो हैं मूव कर रहे होते हैं इधर से उधर, तो वो हमारे टिंडल इफेक्ट ही होता है। घर पे भी हम देख सकते हैं कि जब रोशनी आती है एक होल से अंधेरे कमरे में, तो भी वो उस होल से भी हमें दिखाई देता है, छोटे छोटे कण जो होते हैं उसके डस्ट पार्टिकल्स के वो दिखाई देते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ है मैं वैसे तो आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन फिर से देख लेते हैं। कोलॉइड्स जो होते हैं वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं, इनका जो पार्टिकल साइज़ है वो बहुत स्मॉल होता है कि हाँ हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बट इतना मतलब सॉल्यूशन से तो बड़ा होता है, बट ठीक है। जो कोलॉइड्स हैं लेकिन इतने बड़े होते हैं कि बीम स्कैटर कर सकते हैं ये लाइट को और पाथ को विजिबल बना सकते हैं, और ये सेटल डाउन नहीं होते। अगर हम इनको बिना छुए भी रहने दें, रखे रहें वो, तो नीचे बैठेंगे नहीं है कभी भी, हमेशा मूविंग पोजीशन पे होते हैं, ठीक है। तो ये क्वाइट स्टेबल होते हैं हमारे कोलॉइड्स। ये थी कोलॉइड्स की बात। अब हम आ जाते हैं सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स, कि किस तरीके से हम कंपोनेंट्स का सेपरेशन कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों का अलग चीज़ों से कर सकते हैं। तो सेपरेशन में जैसे कि हैंड पिकिंग हो गया, सीविंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया। हैंड पिकिंग तो नॉर्मली मदर्स या सिस्टर क्या करते हैं, दाल में से कंकड़ को उठा के फेंक देना या चावलों में से कंकड़ निकाल देना। सीविंग मीन्स छानना, आटे में से भूसी निकालते हैं और है ना फिर यूज़ करते हैं उस आटे को। फिल्ट्रेशन जैसे कि चाय बनाते हैं तो उसको फ़िल्टर करके ही पीते हैं, तो ये फिल्ट्रेशन, ये तो नॉर्मल मेथड है बहुत ज़्यादा, ये तो सब जानते ही हैं। खैर ये फिज़िकल मेथड होते हैं हमारे हैंड पिकिंग, सीविंग और फिल्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये डायग्राम भी देख लीजिए आप। ये सीविंग का होता है छलनी से छानना, ये हैंड पिकिंग है, ठीक है, डायग्राम से ही बनाया हुआ है ये। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर टू इमिजिबल लिक्विड्स को हमें सेपरेट करना हो, इमिजिबल लिक्विड्स में जो आपस में घुलते नहीं हैं वो होते हैं हमारे इमिजिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो जैसे कि मैं केरोसिन ले लूँ, वाटर ले लूँ, ये आपस में घुलेंगे तो नहीं, है ना।
तो जो यहाँ पे देखिए, इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे सेपरेटिंग फनल यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सेपरेटिंग फनल यूज़ करते हैं दो इनविजिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए। तो इसमें होता क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इसके यूजेस क्या है, इससे हम सेपरेट कर सकते हैं ऑयल और वाटर के मिक्सचर को। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन भी यूज़ करते हैं हम, जब उसकी ओर से आयरन को निकालना होता है तब भी यूज़ करते हैं। इस तरीके से ये वर्क करता है कि देखिए यहाँ पे जैसे हम इस फनल में डालते हैं, वाटर को भी डालते हैं, केरोसिन को भी डालते हैं, तो जो वाटर है वो तो नीचे हो जाता है और जो केरोसिन है वो वाटर के ऊपर लाई करता है। और यहाँ जो स्टॉप कॉक है ना, इसको हम क्या करते हैं, ढीला कर देते हैं और पानी को इससे निकलने देते हैं। जब इस पानी से जैसे ही पूरा निकल जाता है पानी इस फनल से और ऑयल की लेयर यहाँ आ जाती है, वैसे ही स्टॉप कॉक को हम ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो यहाँ से वाटर और केरोसिन ऑयल एकदम सेपरेट आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो हमारा है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन और चर्निंग एक ही बात होती है। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी फोर्स दी जाती है कि जो दो लिक्विड्स हैं वो अलग अलग हो जाएं। जैसे कि आपकी मम्मी घर में घी निकालती हैं तो वो क्या करती हैं, मशीन यूज़ करती हैं ना, ब्लेंडर यूज़ करती हैं, मशीन भी आती हैं अब तो हैंड वाली, तो ब्लेंडर वगैरह भी यूज़ करके एकदम घुमाते हैं उसको, मशीन को बहुत तेज़, जिससे कि क्या होता है, जो मिल्क है या दही है उसमें से जो सॉलिड पार्टिकल्स है, क्रीमी पार्टिकल है वो अलग हो जाता है और जो लिक्विड पार्टिकल है वो अलग हो जाता है। तो इस मेथड में जैसे हम बोलें कि मिल्क से अगर क्रीम अलग करनी है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मीन्स बीच की एक फोर्स होती है उसको यूज़ करता है ताकि वो सेपरेशन हो जाए दो लिक्विड्स का मिक्सचर में से। यहाँ पे क्या होता है, डेंसर कंपोनेंट जो होता है मिक्सचर का वो माइग्रेट हो जाता है, मीन्स अलग हो जाता है। जो भारी पार्टिकल हैं वो ऊपर की ओर आ जाते हैं और जो हमारा लिक्विड है वो नीचे की ओर रह जाता है। ये था हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो अपने मदर को देखना, जब वो घी निकालती हैं दही में से या मिल्क में से, तब देखना कि जो मशीन होती है, ब्लेंडर होता है, उसमें अलग से ही अलग हो जाता है, जो मिल्की फैटी पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं और जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। वो हमारा चर्निंग भी बोलते हैं उसको। अब हम सब्लिमेशन देख लेते हैं। सब्लिमेशन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल को डायरेक्ट हमें गैसेस पार्टिकल में चेंज करना, बिना लिक्विड स्टेट में आए डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में चेंज करना या गैस से सॉलिड में चेंज करना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है सॉलिड से गैस में और गैस से सॉलिड में चेंज करना बिना लिक्विड स्टेट में आए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो ये जो सब्लिमेशन होता है हम ज़्यादातर किस में यूज़ करते हैं, डायग्राम भी बनाई हुई है, हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं इसको इस टाइप के एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। जैसे कि नेपथलीन बॉल्स है हमारे, कैम्फर है, तो इसमें क्या होता है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं नेपथलीन बॉल्स। जैसे इस वाले में हम डायग्राम में देखें तो नेपथलीन बॉल्स जो है वो सब्लिमेशन हो रही है, डायरेक्ट गैस में चेंज हो रही है। यहाँ पे हम जला रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, फनल को उल्टा रख दिया चाइना डिश पर। चाइना डिश पर जो है वो कैम्फर और सॉल्ट का मिक्सचर हैं और इनको हम नीचे से हीट दी है, और जब हीट दी है तो ये क्या हो गया है, कॉटन प्लग से इसको हल्का सा ढक दिया है, कॉटन प्लग से इन्वर्टेड फनल को कर दिया है और डायरेक्टली ये जो है बिना लिक्विड स्टेट में आए डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है। तो ये था हमारा सब्लिमेशन। अब हम आते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है तब यूज़ किया जाता है जब हमें किसी लिक्विड मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करना हो। ठीक है, क्या करना हो, लिक्विड मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करना हो। जैसे कि हमारी है इंक। इंक जो है हमें दिखती ब्लू कलर की है केवल, लेकिन अगर हम इसके पार्टिकल्स को सेपरेट करें तो अलग अलग कंपोनेंट जो हैं सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो जब भी हम लोग कलर्स को सेपरेट आउट करना होता है तो हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है,
और ये जो मेथड है वो बेस्ड होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स का 2 फेज में। पहला फेज होता है स्टेशनरी और दूसरा फेज होता है मोबाइल फेज। ठीक है, पहला स्टेशनरी और दूसरा मोबाइल फेज होता है। इस तरीके से जैसे कि अगर हम यहाँ देखें डायग्राम में, यहाँ सेपरेशन हो रहा है डाइस का। डाई जो है वो ब्लैक कलर, ब्लैक इंक होती हैं, तो इसमें हम लोग इन्हीं इस डाई को जो ब्लैक दिखती है इसको भी अलग अलग डिफरेंट कलर्स में, अलग डिफरेंट कलर्स को ही मिला के ब्लैक कलर बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं स्ट्रिप है फिल्टर पेपर का, वो लिया, लाइन ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ पे स्पॉट डाल दिया इंक का, मतलब इंक थोड़ा सा इसमें डाल दिया। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी ब्लैक कलर को अलग अलग करेंगे। तो हमने क्या करेंगे, एक जार लेंगे, इस जार में ये वाली स्ट्रिप जो है इसमें डालेंगे, हम पानी ले लेंगे और जैसे हम पानी में डालेंगे हल्का सा स्पॉट आने लगेगा, तो उस पेपर में हम देखेंगे अलग अलग कलर जो हैं वो नीचे नीचे थोड़ा आ जाते हैं। तो ये वाला जो मेथड है वो हमारा क्रोमेटोग्राफी का मेथड है। ठीक है, अब हम आते हैं डिस्टिलेशन पर। डिस्टिलेशन जो मेथड है वो यूज़ होता है जब हमें कंपोनेंट्स को सेपरेट करना होता है उनके लिक्विड के मिक्सचर से। किससे? लिक्विड के मिक्सचर से जब हमें उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना होता है। और इस प्रोसेस में डिस्टिलेशन में मोस्टली इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है, डिस्टिलेशन में कंडेंसेशन और इवेपोरेशन का। तो जो डिस्टिलेशन है हमारा वो मेथड है सेपरेट करने का कंपोनेंट्स को उसके लिक्विड मिक्सचर से बाय सेलेक्ट करके इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। और ये ज़्यादातर यूज़ किस में होता है डिस्टिलेशन का प्रोसेस? गैसोलीन के प्रोडक्शन में, डिस्टिल्ड वाटर के प्रोडक्शन में, ज़ाइलिन, अल्कोहल, पैराफिन, केरोसिन, इन सब के प्रोडक्शन में काम आता है ये डिस्टिलेशन। और इसकी डायग्राम देखिए होता कैसे है ये भी मैं आपको बताती हूँ। कि यहाँ पे हम स्टैंड लेते हैं और स्टैंड में हम डालते हैं फ्लास्क को, स्टैंड कर देते हैं, नीचे से हीट देते हैं और इसमें हम एक थर्मोमीटर भी कर देते हैं कि हमें पता चले टेम्परेचर किस हिसाब से है। ठीक है, और हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ से हम एक अलग से जार से करते हैं और यहाँ पे हम जो भी डालना चाह रहे हैं या लिक्विड जिसको हमें सेपरेट आउट करना है, ठीक है, वो डालते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट अपनी रीच करेगा तो ये लिक्विड जो वेपर में चेंज होगा। अब ये जो वेपर है चेंज होकर यहाँ जाते हुए इधर निकल के आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है हमारा वो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है। ठीक है, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की अगर बात की जाए तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही एक दूसरा पार्ट है, बट और ज़्यादा इम्प्रूव्ड पार्ट है। इसमें भी सेपरेशन किया जाता है मिक्सचर का उसकी कंपोनेंट पार्ट्स में या फ्रैक्शंस में बाय यूजिंग द मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, वहाँ पर यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे भी हमारा मेल्टिंग पॉइंट ही यूज़ हो रहा था। यहाँ पे जो 2 चीज़ें हम कर रहे थे वो इवेपोरेशन कंडेंसेशन मेन चीज़ थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात आती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में तो इसी का ये पार्ट है एक। यहाँ पे जो मेन चीज़ है किस पे डिपेंड करती है, मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करती है। यहाँ पे सेम डायग्राम बनेगी, सेम सब कुछ, बस थोड़ा सा जो डिफरेंस होगा वो किस चीज़ में होगा कि इनके जो पार्टिकल सेपरेशन होते हैं वो किससे होते हैं, फ्रैक्शन से या पार्ट्स में होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट से। यहाँ पे ये जो प्रोसेस है सेपरेट करता है केमिकल कंपाउंड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, और जो मिक्सचर हैं उसको पहले हीट किया जाता है एक ऐसे टेम्परेचर पर कि जो भी पार्टिकल दिया हुआ वो क्या हो जाए, एवेपोरेट हो जाए। तो ये इस तरीके से इसकी डायग्राम है। क्लैंप लगाया, फ्रैक्शन कॉलम लगाया, इस तरीके से इसको हीट किया है हमने कि वेपर में चेंज हो के लिक्विड कंपोनेंट प्योर अलग हो जाए। अब यहाँ पे हम एयर का सेपरेशन देख लेते हैं कि एयर उसके कंपोनेंट्स में अलग अलग कैसे की जाती है। तो जो प्रोसेस होता है ऑब्टेनिंग डिफरेंट गैस फ्रॉम एयर से, एक्चुअली में क्या है, इसमें यूज़ तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही होता है। इसको अलग से इसीलिए लिया हुआ है क्योंकि एक चीज़ इसमें बताना चाह रहा है, हम बताना चाह रहे हैं कि जो एयर है
जो एयर है वो एक्चुअली में हमारी कैसी होती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होती है। सॉरी, यहाँ पे होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस हो गए। उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, धूल के कण होते हैं। तो यहाँ पे कैसी है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगी, ठीक है। और इसको हम अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और डिवाइड करने का जो होता है, कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने का जो मेथड होता है, वो हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन हमारा कैसा प्रोसेस होता है, इस तरीके का प्रोसेस होता है कि जो लिक्विड है, प्योर जो सॉल्यूशन दिया गया है, उसे हमें क्रिस्टल प्योर फॉर्म में लेकर आना है। जो इम्प्योर चीज़ है उसको प्योर फॉर्म में लेकर आना, प्योर क्रिस्टल बनाने हैं उसके। तो ये जो मेथड है वो यूज़ होता है सॉलिड को सेपरेट करने के लिए उनके सॉल्यूशन से। जैसे कि मैं कॉपर सल्फेट की बात करूं, ठीक है, कॉपर सल्फेट ये हमारा एक पूरा कंपाउंड है। कॉपर सल्फेट जो कॉपर से बना हुआ है, सल्फर से बना है, ऑक्सीजन से बना हुआ है। अब इसको सेपरेट करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ हम करते हैं। तो इसमें करते क्या है, इस कॉपर सल्फेट का जो पाउडर टाइप आता है, पाउडर आता है, तो उसको हम क्या करते हैं, हम पहले तो पानी में घोल देते हैं। पानी में घोलने के बाद इसको हम चाइना डिश पर भर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम बर्न करते हैं, तब तक बर्न करते हैं जब तक इस चाइना डिश में हाफ से कम पानी ना हो जाए, ठीक है। जब ये वर्क हो जाए, पूरा इतना इवेपोरेट हो जाए पानी इसमें से, तब हम इसको खुला छोड़ देते हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं वो सूख कर क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पे क्रिस्टल के फॉर्म आ गए, ब्लू कलर के एकदम प्योर। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा मेथड है कि यहाँ से सॉलिड को सेपरेट किया जा सकता है उसके सॉल्यूशन से, इस तरीके से। और इस टेक्निक में क्या होता है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट होते हैं। जैसे पानी अभी मैंने इवेपोरेट कराया, और जितना इवेपोरेट होने के बाद कुछ सॉल्यूट को वो छोड़ देते हैं। और जब सॉल्यूशन जो है हीट होता है ओपन कंटेनर में, उसके बाद ही थोड़े टाइम बाद अपने आप जो क्रिस्टल हैं फॉर्म्ड हो जाते हैं। ये हमारा क्रिस्टलाइजेशन मेथड है। अब हम वाटर का प्योरीफिकेशन देखें कि वाटर को किस तरीके से प्योर किया जा सकता है। तो हम क्रिस्टलाइजेशन से कर सकते हैं प्योर। तो प्योरीफिकेशन ऑफ जैसे सी वाटर है, सेपरेशन ऑफ एलम है क्रिस्टल फ्रॉम, अगर हम एलम के क्रिस्टल को फिटकरी जो होती है उसके क्रिस्टल को अलग कर रहे हैं उसके इम्प्योर सैंपल से, तो ये भी हमारा क्रिस्टलाइजेशन के एप्लीकेशन है। सी वाटर में से हम निकाल रहे हैं सॉल्ट को, तो वो भी हमारा क्या है, क्रिस्टलाइजेशन ही है। इस तरीके से प्योरीफिकेशन दिखा दिया, वाटर का प्योरीफिकेशन का दिखा दिया यहाँ पर। तो अब एलिमेंट्स और मेटल्स, ये थोड़ा थोड़ा टॉपिक और देख लेते हैं हम। इसमें अब आ गए हमारे एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स हैं वो एटम के स्पीसीज होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं उनकी एटॉमिक न्यूक्लियाई में, ठीक है। जैसे कि हमारे एलिमेंट्स क्या हो गए, बोरोन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जितने भी ये सारी चीज़ें क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या हैं, ये एटम्स ही हैं, और प्रोटॉन होते हैं उनके अंदर, और एटम उनके नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं कुछ होते हैं, ठीक है। अब आगे ये चीज़ ना मैं आपको अलग से एलिमेंट्स, कंपाउंड्स बहुत अच्छे से, अभी इसमें इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है खैर, बट आप इतना जान लीजिए जो एलिमेंट्स है वो प्योर फॉर्म होते हैं और इसमें कोई भी इम्प्योर चीज़ नहीं हो सकती। एक ही काइंड का एलिमेंट, एक ही काइंड का सब्सटेंस में होता है एलिमेंट में, ठीक है। और रिप्रेजेंट होते हैं ये सिंबल से एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन H से होता है, बोरोन हमारा B से होता है, कार्बन हमारा C से होता है, इस तरीके से, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें इसमें मैंने डाल दी ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब इसमें मेटल्स देख लिए जाएँ अगर हम, तो मेटल हमारे क्या हैं, सॉलिड मटेरियल होते हैं जो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं। तो ये जो भी प्रॉपर्टी शो करते हैं एलिमेंट, वो हमारे मेटल्स कहलाए जाते हैं। खैर इसमें एक्सेप्शन भी काफ़ी पाए जाते हैं, पर मेटल और नॉन मेटल का जब चैप्टर पढ़ाऊँगी तब आपको डीपली बताऊँगी, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो। नहीं तो एग्जाम्पल ले लेते हैं मेटल्स का, तो इससे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टिन, गोल्ड वगैरह वगैरह। और मेटालॉइड्स जो हैं हमारे,
वो हमारे एग्जिबिट करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की। मीन्स मेटल और नॉन मेटल दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं वो हमारे मेटालॉइड्स होते हैं। इनके एग्जांपल ज़रूर याद कर लीजिएगा, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलियम, ये होते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं जस्ट मेटल्स के अपोजिट होते हैं हमारे नॉन मेटल्स, जो ना ये ब्रिटल होते हैं, मीन्स अगर हम इनको बीट करें तो ये टूट के बिखर जाएं, इस तरीके के होते हैं। और नॉन मेलेबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। और कार्बन और बोरोन हमारे एग्जाम्पल्स हैं। सारी गैसेस भी हमारे नॉन मेटल्स ही होती हैं ऑलमोस्ट, पर इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन पाए जाते हैं। इतना इनफ नहीं है मेटल नॉन मेटल में, बट मैंने बस थोड़ा थोड़ा ले लिया है, ठीक है। अब कंपाउंड्स अगर हम देखें तो कंपाउंड्स हमारे हैं तो प्योर ही सब्सटेंस, ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। बट ये किससे बनते हैं? 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से बनते हैं, फिक्स रेशियोज में बनते हैं। जैसे कि H2O है तो हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का, एटॉमिक मास की बात हो रही है, यहाँ एटॉमिक मास की बात हो रही है तो यहाँ 16 होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 है ना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई भी होता है, तो ये 2/16 होता है, मतलब 1/8 होता है। तो हर जगह इसका जो रेशियो है वाटर का 1/8 ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता, फिक्स रेशियो में पाए जाते हैं। इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो कहलाई जाती हैं कंपाउंड्स। अब जब हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड के बारे में तो इनके डिफरेंस भी देख लेते हैं डीपली। तो डिफरेंस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, मिक्सचर्स और कंपाउंड के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है। मिक्सचर क्या है? एलिमेंट्स या कंपाउंड जो कि जस्ट मिक्स किए जाते हैं और इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, जबकि कंपाउंड में नया सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मिक्सचर की बात करें तो इसमें वेरिएबल कंपोजिशन पाए जाते हैं, और कंपाउंड की बात की जाए तो इसमें जो है वेरिएबल कंपोजिशन नहीं पाए जाते, और जो कंपोजिशन है हर एक न्यू सब्सटेंस का वो हमेशा कैसा रहता है? फिक्स्ड रहता है। यहाँ पे जो मिक्सचर है वो प्रॉपर्टी शो करता है कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस की। मिक्सचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो नए सब्सटेंस टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी से शो होते हैं। इस वाले में मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं, फिजिकल मेथड से आराम से सेपरेट हो जाते हैं। बट कंपाउंड बनने के बाद एक बार ये फिजिकल मेथड सेपरेट नहीं हो पाते हैं, ये केमिकल से या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले केमिकल रिएक्शन से हेल्प से होते हैं, ठीक है। अब मोटा मोटा इनके अलग अलग कर लिया जाए तो मैटर जो है अलग अलग पार्टिकल में डिवाइड होते हैं, जो कि एक प्योर सब्सटेंस होते हैं, एक मिक्सचर्स होते हैं। प्योर सब्सटेंस हमारा एलिमेंट भी होता है, कंपाउंड भी होता है। एलिमेंट में बता चुकी हूँ इनको हम तोड़े नहीं जा सकते हैं, जबकि हमारे जो कंपाउंड उनको तोड़ा जा सकता है, पर केमिकल मेथड से और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से, है ना। लेकिन जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो नहीं तोड़े जा सकते। और एग्जाम्पल जो है एलिमेंट्स का वो है हमारा कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, जो एक ही सब्सटेंस से बने हुए हों। और जो हमारा कंपाउंड के एग्जाम्पल है वाटर, मीथेन, शुगर, ये सारी चीज़ें हमारी कंपाउंड्स हैं। मिक्सचर के बारे में बात की जाए तो मैं ये भी बता चुकी हूँ आपको, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। जो होमोजेनियस मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म होता है, पूरे कंपोजिशन में एक जैसा दिखता है, जबकि हेट्रोजेनियस जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेंसिटी होती है, डेंसिटी अलग अलग दिखते हैं सारे पार्टिकल्स, तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। होमोजेनियस के एग्जांपल लैमिनेट सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, इस तरीके से हमारे होमोजेनियस। हेट्रोजेनियस की बात की जाए तो सैंड एंड वाटर हो गया, शुगर वाटर हो गया, शुगर सॉल्ट सैंड हो गया, इस तरीके से वाटर ऑयल हो गया, तो ये हमारे हैं हेट्रोजेनियस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।